नोएडा में सीवर की समस्या काफी गंभीर समस्या है। इससे लोग काफी परेशान रहते हैं। इस समस्या पर लगातार अथॉरिटी और सरकार को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में सीवर के आसपास की सोसाइटी के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इस मुद्दे पर न्यूज नाउ की टीम ने नोएडा 137 जाकर लोगों की परेशानियां जानने की कोशिश की। वहां पर लोगों का दर्द कैमरे में झलका। वहीं इस मुद्दे पर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अभिष्ट गुप्ता ने हमसे बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर जोर डाला। तो आइए जानते हैं आखिरकार उन्होंने इस मुद्दे पर कहा क्या। ये सेक्टर बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। उससे ज्यादा बदतर हालत है इस गंदे नाले की, जो आप देख सकते हैं, जिसमें करीब करीब 215 मिलियन लीटर्स वाटर पर डे इसमें डिस्चार्ज होता है नोएडा अथॉरिटी के 30 ड्रेनेज के द्वारा। और ये बहुत ही गंदा है। इसकी जो अगर आप लॉन्ग टर्म अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे पड़ता है, और ये बहुत ही बदबू देता है जिस टाइम हवा हमारी तरफ बहती है, और आप रह नहीं सकते उस टाइम में। यहाँ पे हम खड़े हुए, आपको लग रहा होगा कि कितनी बदबू आती है। तो एक बहुत ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, साथ ही साथ ये हमारे जो ग्राउंड वाटर को इसको भी कंटेमिनेट करती थी। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये पानी जो है, ये जो जमीन है, कच्ची जमीन है, इससे नीचे रिसता है पानी, और इसके ये ग्राउंड वाटर में मिलता है। क्योंकि ये गैंजेटिक प्लेन है, ये और यहाँ पे पानी 40 फीट में मिल जाता है, 50 फीट में मिल जाता है, तो पानी के गंदे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज से ये एक नोएडा के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी जो अपने आप को घोषित करना चाहती है कि हम भारत में नंबर 1 है, वो आज तक एक बेहतर सीवेज सिस्टम भी नहीं दे पाई नोएडा को। इससे ज्यादा दुख और दयनीय बात क्या होगी किसी भी शहर के लिए। ये कंप्लीट फेलोर है। जो नोएडा अथॉरिटी कहती है कि हम सबसे रिच बोर्ड है, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम नंबर 1 है, लाइटें लगवा रहे हैं, तो ये कंप्लीट फेलोर रहा है नोएडा अथॉरिटी के साथ। 40 साल में इस एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है गंदे नाले में। तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। उससे ज्यादा बदतर हालत है इस गंदे नाले की, जो आप देख सकते हैं, जिसमें करीब करीब 215 मिलियन लीटर्स वाटर पर डे इसमें डिस्चार्ज होता है नोएडा अथॉरिटी के 30 ड्रेनेज के द्वारा। और ये बहुत ही गंदा है। इसकी जो अगर आप लॉन्ग टर्म अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे पड़ता है, और ये बहुत ही बदबू देता है जिस टाइम हवा हमारी तरफ बहती है, और आप रह नहीं सकते उस टाइम में। यहाँ पे हम खड़े हुए, आपको लग रहा होगा कि कितनी बदबू आती है। तो एक बहुत ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, साथ ही साथ ये हमारे जो ग्राउंड वाटर को इसको भी कंटेमिनेट करती थी। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये पानी जो है, ये जो जमीन है, कच्ची जमीन है, इससे नीचे रिसता है पानी, और इसके ये ग्राउंड वाटर में मिलता है। क्योंकि ये गैंजेटिक प्लेन है, ये और यहाँ पे पानी 40 फीट में मिल जाता है, 50 फीट में मिल जाता है, तो पानी के गंदे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज से ये एक नोएडा के ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी जो अपने आप को घोषित करना चाहती है कि हम भारत में नंबर 1 है, वो आज तक एक बेहतर सीवेज सिस्टम भी नहीं दे पाई नोएडा को। इससे ज्यादा दुख और दयनीय बात क्या होगी किसी भी शहर के लिए। ये कंप्लीट फेलोर है। जो नोएडा अथॉरिटी कहती है कि हम सबसे रिच बोर्ड है, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम नंबर 1 है, लाइटें लगवा रहे हैं, तो ये कंप्लीट फेलोर रहा है नोएडा अथॉरिटी के साथ। 40 साल में इस एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है गंदे नाले में। आज से अगर हम 5,000 साल के पहले की बात करें, जब हमारे पूर्वज 5,000 साल पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन में रहते थे, उनके पास इससे कहीं ज्यादा बेहतर उन्नत सीवेज सिस्टम था। और ये बड़ा ही दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। इसके चलते हुए हमने काफी सारे प्रोटेस्ट किए। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, चूंकि कोरोना चल रहा है तो ये नहीं आ पाए हैं मेरे साथ, लेकिन हमने बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करी, लगातार प्रोटेस्ट करी। पहली हमारी प्रोटेस्ट जो थी वो 11 नवंबर 2017 को हुई थी, जिसमें करीब 300-400 लोगों ने सेक्टर के पार्टिसिपेट किया था, और ये बड़ी प्रोटेस्ट थी। सांसद महेश शर्मा जी आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने समझा था इस बात को, पर उसके बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। साथ ही साथ हम उस टाइम के तत्कालीन सीईओ श्री आलोक टंडन जी से भी मिलने गए थे। आई बिलीव ये 25 जून या 25 मई की बात है, मिलने गए थे, और हमने उनसे इस बारे में बात की थी। उन्होंने इस बाबत में ये कहा था कि इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, दिल्ली और मेरठ नोएडा को मिला जुला इशू है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर होगा कोई और तरीका दिखाएं। तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। काफी प्रोटेस्ट करने के बाद, काफी बातें करने के बाद हमने देखा कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हरित अधिकरण के पास क्यों नहीं जाते हैं, माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के पास क्यों नहीं जाते। उन्होंने उसके बाद हमारा डिस्पोज ऑफ कर दिया, और हमें लिबर्टी दी कि आप एप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे जा सकते हैं। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट प्रोड्यूस करी, जिसको देखते हुए माननीय अधिकरण ने ये बोला कि
कि ये मैटर जो है दो राज्यों का है, इसलिए हमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें और बॉडी जो से जो इसमें थी उनको भी उन्होंने आदेश किया, जिसमें से EDMC प्रमुख थी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी थी, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थी, नोएडा अथॉरिटी थी। EDMC और नोएडा अथॉरिटी मुख्यतः इस गंदगी के जिम्मेदार हैं और इनको ही इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। जो गाजियाबाद नगर निगम है उसने एक सबमिशन दाखिल किया कि इसमें हमारा कोई मतलब नहीं, कोटा विकास परिषद का मामला है, जो सेपरेट बॉडी है, ये उन्हें ही देखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अधिकरण ने कहा कि ठीक है, हम इस बात में नहीं पढ़ते कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, हम सीधे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को ये बात कहते हैं कि इसमें देखें और इस पर क्या इसका विकल्प हो सकता है, इस पर कार्य करना शुरू करें। इसी के साथ नोडल एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने अधिकार में काम करना शुरू किया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी अभी भी अपने काम को करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अभी भी नहीं मान रही थी कि उसके 30 नाले इस नाले को गंदा कर रहे हैं। जब बहुत हो जाने के बाद जब नोएडा अथॉरिटी नहीं मानी तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात करी गई CEO नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें कारण स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में कारण नहीं बताया तो इसके बाद हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक लीगल नोटिस था, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई। उन्होंने देखा कि हमारे 30 नाले बह रहे हैं, उसमें क्या बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोलर के कहने पर नोएडा अथॉरिटी ने एमेरिटस प्रोफेसर CR बाबू से कांटेक्ट किया, जो कि दिल्ली के प्रोफेसर हैं और इसके बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं भारत के। उन्होंने उनसे बात करी और इसके चलते उन्होंने ये प्रपोजल रखा, उनके चलते हुए ये प्रपोजल रखा कि आप इसमें 6 कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का निर्माण करें। जब 6 कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड की निर्माण की बात हुई तो ये बात उन्होंने सबमिशन दी। साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी ने और भी सबमिशन दिए कि उन्होंने कहा कि जो सीवरेज पाइपलाइन है उनको हम सुदृढ़ करेंगे, जो आसपास के इस पे एरिया ऑफ एनक्रोचमेंट है, जो डायरेक्ट इसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनको हम हटाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जो बाहर शौचालय बनाने की बात करी, उन्होंने बाहर शौचालय बनाने की बात करी और इसी तरह के कई 9 प्रस्ताव उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह से चल रही है जो कि अनधिकृत है और सीवरेज में या अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास अधिकार है कि वो उसके बिजली के कनेक्शन को काट सकते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल में ऐसे कई इकाइयों का निरीक्षण किया और पाया कि उसमें अनट्रीटेड वाटर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं और उनके बिजली कनेक्शन काटने की उन्होंने बात कही। तो ये अब तक एक बहुत बड़े रूप में हुआ है। ये एक लेजेंड तरह का केस बन चुका है, क्योंकि अब इसका फॉलोअप और जगह हुआ। गाजियाबाद में भी इसका साइटेशन लिया गया इसी तरह के नाले का। 40 साल से ये इसको नोएडा अथॉरिटी अनदेखा कर रही थी और अनदेखा क्या कर रही थी, उसका ध्यान ही बिल्डर्स की तरफ था कि किसी तरह से बिल्डर से उनको सपोर्ट मिल जाए, बिल्डर से जो भी उनका आपस की लेन देन है वो हो जाए, पर बेसिक एमिनिटीज पे उनका कभी भी ध्यान ना था, ना है, ना होगा। तो उसके लिए हमें कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोर्ट आज नोएडा अथॉरिटी जो भी कुछ कर रही है वो सिर्फ मान्य अधिकरण के आदेशानुसार कर रही है। उनका आज भी शायद मन नहीं है कि वो करे, लेकिन चूंकि उन्होंने सबमिशन दे दिया मान्य अधिकरण पे, तो उसने पहला वेटलैंड बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहा अगर, तो नवंबर 2021 तक उस वेटलैंड का निर्माण हो जाएगा, जिसका इंस्पेक्शन खुद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसके और करने के बाद उसमें जो भी त्रुटियां होंगी उसे सही करेगी और बाद में जो बाकी 5 बचे हुए वेटलैंड्स हैं उनका भी निर्माण करेगी। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा धब्बा नोएडा के ऊपर है और इस जगह को भी गंदे नाले के रूप में स्पॉट के रूप में लाया जाता है, वो खत्म होगा